बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। हम रोज़ाना कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में किसी मुख्तलिफ़ मौजू के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हों, ताकि उस मौजू पे जब बात हो तो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिले या कहीं ना कहीं हमारी रहनुमाई हो सके। आज भी हम कुछ ऐसे ही मौजू के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमेशा से मतलब जो भी हालात हाज़रा से लेके सियासत के और जितने भी किसी भी किस्म के जो मौजू जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो डिस्कशन में होते हैं, हम उस पर बात करते हैं। हमने सियासत के हवाले से प्रोग्राम्स किए, जब से ये नई गवर्नमेंट आई हमने अपना किरदार अदा करते हुए हमने महंगाई के हवाले से शोज़ किए, हमने स्टॉक एक्सचेंज के गिरने के हवाले से, उसके डॉलर की कीमतों में इजाफे के बारे में, पेट्रोल की कीमतों के इजाफे के हवाले से हमने तकरीबन हर ही मौजू पे हमने कोशिश की कि बात करें। और फिर होता ये है कि हम जब एक टॉपिक पे बात करना शुरू करते हैं, कोई ना कोई ऐसा बड़ा इशू सामने आ जाता है कि हमें कुछ अरसे के लिए बीच में रुकना पड़ता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन मसाइल का हल हो चुका या और ख़ात्मा हो चुका जिसकी वजह से हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। कश्मीर का इशू, इसके ऊपर हम काफ़ी दिनों से हमने प्रोग्राम्स किए हैं और कोशिश की कि इस हवाले से हम अपना किरदार, जो हमारा अपना रोल है, हम उसको पहचान सकें, हम किस तरह इस पे काम कर सकते हैं। मगर कश्मीर के इश्यूज़ से पहले जो एक मेजर इश्यूज़ हैं हमारी नेशन को, हम उस बारे में बात कर रहे थे। आज हमने सोचा कि फिर हम उसी इशू पे बात करते हैं, क्योंकि ठीक है हम कश्मीरियों के लिए उनकी आवाज़ बनेंगे, उनका साथ देंगे, हम हर फ़ोरम पे जाके बात करेंगे, मगर कुछ हुकूक हमारे भी हैं। क्या हमारे मुल्क में महंगाई का ख़ात्मा हो सकेगा? क्या हमारे मुल्क में बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो सकेगा? क्या गैस, बिजली, पेट्रोल वग़ैरह की कीमतें कम हो सकेंगी? क्या हमारी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बेहतर हो सकेगी? क्या क़ुव्वत ख़रीद बढ़ सकेगी? आखिर ये सारे मसाइल की जड़ क्या है और किस तरह हम इन पे काबू पा सकते हैं? क्या ये नई गवर्नमेंट जो है ये हमें इन सारे मसाइल से छुटकारा हासिल करने में मदद देगी? या जो हमने ये हाल ही में जो कराची का वो हमने एक पूरा हाल देखा, जिसमें वसीम अख्तर साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो एक आई डोंट नो सियासी जंग थी या क्या था ये, कि इसी तरह के हालात रहते रहेंगे? मतलब आज हम इस हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि अवाम कहाँ जाए, अवाम क्या करें और अवाम अपने हक़ में किस तरह आवाज़ उठाएं। क्या एजुकेशन के हवाले से अगर काम किया जाए तो बेरोज़गारी बेहतर हो सकेगी, या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं? हर एक के पास इसका एक अलग हल है। आज हम अपने प्रोग्राम में यही कोशिश करेंगे कि आप क्या समझते हैं, आपकी अपनी राय क्या है। आप हमारे प्रोग्राम के तवज्जुद से जो आपके ख़यालात हैं उनका इज़हार कीजिए और बाकी लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाइए। और हमारे साथ आज इसी हवाले से कुछ एक्सपर्ट्स और मेहमान भी मौजूद होंगे, जिनसे हम इसी किस्म की बात करके उनसे जानेंगे कि आप क्या समझते हैं। आप जो इक़्तिदार में जो लोग बैठे हुए हैं, आप इनको क्या मशवरा देना चाहेंगे, ये इस हवाले से बात होगी। एक कॉलर हमारे साथ हैं, जल्दी से इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, सहर बात कर रही हूँ कराची से। सहर साहिबा, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वाकई आप देखें हमारे मुल्क में किस कदर महंगाई बढ़ गई है। दुनिया का 16वां महंगा तरीन हमारा हो गया है मुल्क। और महंगाई के लिहाज से आप ये देखें क्यों इस कदर, और बेरोजगारी। एक तो सारी इन्होंने नौकरियां देते नहीं है ये लोग, और जिनके पास रोजगार था वो भी रोजगार छीन लेते। बिल्कुल इसका ऐसा इसका है। नतीजा क्या होगा आप ये देखिए ना। अगर कोई चोरी करते पकड़ा जाता है, अब एक मिसाल मैं आपको दूं। एक किसी के पास एक आदमी बेचारा कह रहे हैं मुझे 3 रोटियां दे दो, मेरा बच्चे भूखे बैठे हैं, 2 जी दिन हाँ। से भूखे बैठे हैं, मुझे 3 रोटियां दिला दो। 3 रोटियां किसी ने नहीं उसकी बात सुनी। एक आदमी ने रोटी लेके अपने बाइक पे शॉपर लटकाया है, वो लेके भाग गया।
अब उसको लोग मार पीट रहे हैं, तो उसने कहा आप पता तो करें कि क्यों चोरी की उसने। फिर पता चला कि उसके बच्चे वहीं थोड़ी दूर बैठे थे, 2 दिन से भूखे बच्चे। आप ये बताइए कि लोग क्या चोरी नहीं करेंगे? कौन है जो अपने बच्चों को भूख से बिलखता देखेगा? आप ये देखिए, इतनी महंगाई है कि आप यकीन करें कि हर शरीफ आदमी परेशान है कि क्या करे। अच्छा सहर साहिबा, नहीं होता पूरा, इस कदर सहर साहिबा महंगाई और आप क्या समझती बेरोजगारी। हैं? देखिए ये तो इन हालात का हमें अंदाज़ा है और जिसका हमें बेहद अफसोस भी है, और यकीनन ये जितने भी इक़्तिदार में भी जो 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 लोग हैं वो भी कोई इन सारे हालात से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। आप क्या समझती हैं कि इनको किस तरह काबू किया जा सकता है इन हालात पे? देखिए, अव्वल तो ये जो जितने हमारे MNA MPs और वजीर और मुशीर इतने भर लेते हैं ये लोग, इन्हें चाहिए कि अपनी रजाकाराना तौर पे अपनी तनख्वाहें कम करें। लेकिन हमारे यहाँ तो जो बैठता है वो अपनी तनख्वाहें पहले बढ़ा लेता है, अपने अलाउंसेस ठीक है। बढ़ा लेता है, अपने सब कुछ बढ़ा लेता है। इन्हें चाहिए कि सबसे पहले अपने कम करें, ताकि आवाम पे, अब टैक्स तो आवाम बहुत देती है लेकिन आवाम को उसका कोई फायदा नहीं होता है। और ठीक है। कम से कम उनके टैक्स जो लेते हैं उनके ऊपर लगाएं, कुछ काम करें। आप ये देखें कि अस्पतालों की हालतें क्या है, सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम ये सारे रजाकाराना तौर पे अपनी कम करें, अपनी अय्याशियां कम करें, अपने सब कुछ कम करें। ठीक है, आवाम थैंक के यू लिए सो मच सोचें। सहर साहिबा, थैंक यू सो मच। हाँ ये आई डोंट नो, तनख्वाहों के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा तनख्वाहें मेरा नहीं ख्याल कि हमारे सियासतदान हजरात जो हैं वो लेते हैं। इवन वज़ीर आज़म साहब की भी कोई बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, मगर ये हाँ अखराजात जो हैं उन पे ज़रूर काबू पाया जा सकता है। हम एक वक्फ़े की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फ़े से वापस आते हैं तो हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, मेहमानों से अब इसी हवाले से बात करेंगे। अब दोस्तों से बातचीत का सिलसिला तो हम जारी रखेंगे ही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से और बढ़ती हुई बेरोज़गारी के हवाले से। मेरे साथ मेहमानों में जो इस वक्त स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ करवाता हूं। सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ हैं एक तजियाकार जो ख़ासी एक्टिव भी रहती हैं और समाजी कारकुन भी हैं, मुसर्रत नियाज़ी साहिबा। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मुसर्रत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए, सब सही है? ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। ओके, मेरे साथ जो दूसरी मेहमान हैं ये तजियाकार हैं। आज हम इनकी राय शामिल करेंगे इसी मौजू के हवाले से। शमा हमीद साहिब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का ठीक शुक्र है? है, आप सुनाइए। गुड, माशाल्लाह। और मेरे तीसरे मेहमान जो कि महंगाई के हवाले से काफ़ी एक्टिव हमें नज़र आते हैं हमेशा। जब भी चैनल पे आते हैं, किसी चैनल पे मैंने देखते हैं तो बस कहीं ना कहीं छापा वगैरह मार रहे होते हैं या महंगाई के हवाले से ऊंची आवाज़ के साथ लड़ भी रहे होते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है जनाब शकील बेग साहब, जो कि चेयरमैन है कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शकील साहब? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। क्योंकि आपका ताल्लुक़ होता है ज़रा डायरेक्टली महंगाई से और इन सारी चीज़ों से वास्ता पड़ता है, तो मैं गुफ्तगू जो है वो आपसे उसका आगाज़ दूँगा। दूध की कीमत 94 रुपये है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मगर वो बिक रहा है 110 रुपये में। हाँ दी है। ठीक है, और ये सिर्फ दूध का मामला नहीं है, हर चीज़ वो इस कदर महंगी है कि गरीब की जो क़ुव्वत ख़रीद है उससे बाहर निकलती जा रही है। और क़ुव्वत ख़रीद जो है वो हर आने वाले दिन के साथ हमें कम ही होती हुई दिख रही है। आप ये बताइए कि इस सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? ज़रा ये महंगाई वाला जो मामला है, ज़रा इस बारे में भी बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है फ़हीम साहब कि दूध की जो सरकारी नर्ख है वो 94 रुपीज़ है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ जिस चीज़ के भी नर्ख मुतय्यन कर दिए जाते हैं उस पर कभी भी गवर्नमेंट जो है या अथॉरिटी जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करवाने में हमेशा नाकाम रहती हैं, चाहे वो दालों के रेट हों, चाहे चावल के रेट हों, चाहे दूध के रेट हों।
लेकिन फिर भी चलो किसी हद तक किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत ऐसी मशीनरी को इस्तेमाल करना पड़ता है कि जो बहुत ज़रूरी होती है। अमूमन हमारे दूध वाले जितने भी दोस्त हैं वो एक ही बात करते हैं कि देखें पूरे पाकिस्तान में दूध के रेट्स बहुत ऊपर चले गए हैं, लेकिन इधर कम है। फिर वो टेट्रा पैक के साथ अपने आप को जोड़ना शुरू कर देते हैं, कभी किस चीज़ के साथ जोड़ते हैं। और 2012 से लेके अभी तक मैं जब भी इनके साथ बैठा हूँ तो आपको हैरानगी होगी कि दूध की जो कीमत है जो पर लीटर है उसके ऊपर जो भैंस के ऊपर एक कपड़ा मारा जाता है वो भी उसमें ऐड किया जाता है। अच्छा जी 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 बिल्कुल, पर लीटर के रेट जो निकलते तो हैं ये तो कहते हैं कि हम 94 रुपये में तो अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। ये कहते हैं ना जी, ये कहते हैं। तो जब ये इन्होंने छोटी ईद पे भी पहले रेट एकदम ऊपर किए तो हमने पूरे पाकिस्तान से, मेरे पास डेटा इस वक्त आया हुआ है, पूरे पाकिस्तान का जो डेटा है सबसे महंगा जो दूध है वो 90 रुपये सेल हो रहा है। अच्छा वो भी किस तरह हो रहा है, बल्कि कल एक निजी टीवी लाहौर का जो है जो लोकल है उसने पूरी रिपोर्ट दिखाई है, उसमें उन्होंने दिखाया कि वो बाकायदा दुकानदार ने 80 रुपये वाला भी दूध रखा है, 90 वाला भी रखा है। भाई 80 वाला लेना है तो ये थोड़ा मिक्स पानी है और 90 वाला जो है बिल्कुल ठीक है। तो आप 94 रुपये में भी पानी वाला दूध सेल कर रहे थे, बिल्कुल वो प्योर दूध नहीं था। दूध में पानी के ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं, इसको ईमानदारी कहें या बेईमानी कहें, क्या इसको इंतहाई दर्जे की बेईमानी कहेंगे, क्योंकि जब आप रेट का तयन करते हैं, हमारे साथ उस कमेटियों में हम भी होते हैं, तो उसमें बाकायदा आप हमें कहते हो कि हम 6% फैट देंगे। फहीम साहब, लोगों को, आम लोगों को, बेचारों को नहीं पता है, वो आज भी दूध अच्छा जो मिल रहा है वो 4% फैट का आपको मिल रहा होता है, 6% फैट नहीं होती। लेकिन अब हम आते हैं रेट क्यों बढ़ा दिए गए, ये इनकी स्ट्रेटेजी होती है। ये क्या करते हैं, रेट को ऊपर लेके जाते हैं। ये इन्होंने ना अपने आप को ओगरा की तरह बनाया हुआ है। ओगरा क्या करता है, 12 रुपए गवर्नमेंट को लिखता है कि जी 12 रुपए बढ़ा दिए जाए, गवर्नमेंट कहती नहीं 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 जी 12 बहुत ज्यादा है, 6 रुपए बढ़ा देते हैं। तो ये भी ये करते हैं कि अभी इन्होंने 110 की जो आवाज़ लगाई है, ये बेसिकली 100 रुपए के ऊपर आना चाहते हैं, जबकि 94 था तब भी ज़्यादातर दुकानों पे 100 रुपए लीटर ही दूध सेल हो रहा था। लेकिन ये सार्फिन को भी मैं दाद देता हूँ कि 100 रुपए में भी वो लेते रहे। अच्छा कुछ ऐसा करते थे कि चंद कतरे ऊपर से डाल दिए, बोला यार 6 रुपए में क्या तुम्हें वापस कर दूँ, ये लो 6 रुपए का मैं दूध दे देता हूँ। लेकिन अब 94 रुपए हुआ ये कि जब ये हुआ है क्रैकडाउन, अब सही वाला इनके ऊपर खिलाफ शुरू हुआ है रिटेल पे। लेकिन मेरा यहाँ इख्तलाफ है, रिटेल कभी भी खुद महंगा दूध नहीं करते हैं जब तक उनको होलसेलर दूध महंगा ना दे, क्योंकि 3 लोग हैं इसके अंदर। तो जड़ से पकड़ना पड़ेगा जी, जड़ पे पकड़े आप। जड़ क्या है, फार्मर है, फिर होलसेलर है, फिर रिटेलर है। जो उनसे खरीदते हैं वो एक बीच में वो भी बहुत बड़ा वो भी है ना जी, बिल्कुल। असल में देखें, इकट्ठा करते हैं सबसे, दूध इकट्ठा करके वो लेकर आते हैं, उनके पैसे भी इन्वेस्ट होते हैं क्योंकि वो रिटेलर को से भी उधार करते हैं, प्लस वो वहाँ पर भी जो मंडी है जो दूध की, उनको एडवांस पेमेंटें करते हैं। यानी कि ये एक तरीका है कि अगर इतना पेमेंट नहीं किए तो वो भैंस आपको दूध नहीं देगी, वो किसी और को दे देगी। तो ये बड़ी एक, आप अगर कभी खरीदी हुई भैंस इसी तरह। हाँ, तो अब आप इसमें देखें कि जब हम चूंकि भैंस कॉलोनी और नागौरी कॉलोनी और माड़ीपुर और सुरजानी इस सब जगह जा जाके इन चीज़ों को जब देखा है, प्रैक्टिकल देखा है, तो मसला ये है कि हम रिटेलर पे जो क्रैक डाउन करते हैं, मेरा ये ख्याल है कि इसका क्रैक डाउन होना चाहिए फार्मर पे और होलसेलर पे। बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं, देखते हैं कौन क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं इकबाल अहमद खान शेरपाव बोल रहा हूँ। इकबाल साहब कहाँ से कॉल किया आपने? जी मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ जी। इस्लामाबाद से, क्या कहेंगे सर? मैं बड़े ज़माने से आपके प्रोग्राम देखता हूँ, स्टार्स के भी देखे, देखे, लेकिन आज मैं चूँकि मैं इकोनॉमिस्ट, तो मैंने कहा कि मैं ज़रा आपको, बिकॉज यू स्पीक वेरी वेल एंड बहुत अच्छा फाइंड इट वेरी वेल। अच्छा सर, हमें सिर्फ शिकायतों की हद तक नहीं रहना चाहिए, हमें इसके हल की बात करनी चाहिए। जी हाँ। इस मुल्क में हल ये है कि शहर जो है, जैसे कराची है, ये बढ़ रहा है, अनप्लान्ड तरीके से बढ़ गया है और बढ़ गया है और बढ़ रहा है। सर आपको मैं बताऊं कि एक हदीस है कि अपने शहरों को छोटा रखिएगा, उसको तो खैर साइड पे रहे, जो हो गया सो हो गया। लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ बेसिकली ये है कि अगर हम इनकम जनरेट करना चाहते हैं इस मुल्क में, तो हमें अपने माइंस की तरफ आना पड़ेगा। इसके अलावा हमें अपनी एग्रीकल्चर पे जोर देना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर के साथ हमें ये सिर्फ एग्रीकल्चर सिर्फ ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स नहीं है, इसके साथ मतलब है कि लाइफ स्टॉक हो गया, बहुत सी चीज़ें हो गई। मैं इस्लामाबाद में जहाँ रहता हूँ इसके करीब जो है तो हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है ये खाली पड़ी है और सिर्फ हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं। आप मुझे ये बताइएगा
कि ये आपके जो मौसम तब्दील हो रहे हैं, चीज़ें तब्दील हो रही हैं, क्या हम लोगों ने बहैसियत मुसलमान कुरान में ये नहीं पढ़ा कि जैसे एक पौधा यहाँ लगाया तो उसने जन्नत में लगाया? तो हम उसके साथ ना तो हम अपने साथ इंसाफ कर रहे हैं, ना लोगों के साथ देखिए इंसाफ कर रहे हैं। इस हवाले से Basically, काम मैं तो हो रहा आपसे अर्ज है। करना चाहता देखिए हूँ पिछली कि गवर्नमेंट अभी- में 1 अरब दरख्त जो है वो केपीके में लगाए गए हैं, 10 अरब का मंसूबा इस दफ़ा भी है, और वैसे भी लोगों ने बढ़ चढ़ के इस पे काम किया, ये काम हो रहा है इसके ऊपर। हमें फौरी तौर पे मैंने जी हंगामी तकरीबन बुनियादों मैंने पे क्या खुद 4 काम करना है, 5 उस पे लाख उसके बारे में लगाए थोड़ा सा बताइएगा। देख, मैं सिर्फ आपको एक थोड़ी सी मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा, जी, जी, मैं जी। आपको इसका हल बताता हूँ। बताइए। हमारे पास जितने बलूचिस्तान में माइंस हैं, जितने हमारे पास केपीके में माइंस हैं, जितने हमारे पास थर कोल ये सब है, इसको जमा करके इसकी प्रोडक्टिविटी अब ली जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे जितनी भी ये बैरल लैंड्स पड़ी हैं, इसके लिए हमें टरबाइन्स लगाने चाहिए सोलर सिस्टम पे। अभी माशाल्लाह हमारे केपीके के साथ जो है तो वो वजीरिस्तान के इलाका मिल गया है, महमद एजेंसी मिल गई है, और इसके बहुत लंबा चौड़ा डी खान से आगे आप जाए तो इट वर्थ अबाउट 3-4 घंटे तो आपको रास्ते में जाते हुए लग जाते हैं। तो यहाँ पर पानी के बहुत बड़े ज़खायर भी हैं, तो हमें चाहिए कि हम इमीडिएटली स्टेप्स ले। तो आपको मैं एक बात बताऊं कि हम 1 साल में दुनिया की बेहतरीन कौमों में भी होंगे, ठीक है। और हम किसी के ये शिकायत ही नहीं कर रहे होंगे। और इस सबसे ऊपर एक आखिरी अर्ज मैं करना चाहता हूँ, मैं पठान आदमी हूं, शायद आप माइंड ना कर जाए, लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि इस पॉलीथीन को पाकिस्तान में बंद कर दीजिएगा, ताकि आपके कराची के शहर के अंदर पानी नहीं रुकेगा। ठीक है, थैंक यू और सो मेरी मच, तरफ थैंक यू से- सो मच। आपने कॉल किया और ये पॉलिथीन बैग्स वाली बात आपने बिल्कुल सही की, इसके ऊपर काम हो रहा है। और कराची में जहाँ तक मुझे नज़र आया, जो डिफेंस क्लिफ्टन का एरिया है, यहाँ पे पॉलिथीन बैग्स को लोग अवॉइड ही कर रहे हैं। दुकानदार हजरात जो हैं वो पॉलिथीन बैग्स ना देने की कोशिश करते हैं। अवाम तो है पढ़े लिखे, वो तो बिल्कुल डिमांड करते ही हैं। और शमा जी, मैं रात में घर जा रहा था तो मैंने देखा कि मार्केट्स बंद हो चुकी जी। हैं, और मैं सारे दिन में जो लोगों ने कचरा फैलाया है वो नज़र आ रहा था। वो बंद शटरों के पास जो है वो सारा सड़कों के ऊपर नज़र आ रहा था कि ये आज हमने सारा दिन काम किया है, तो उसके ये बाकियात और जो असरात जो है ना, ये हमने छोड़े हुए। खैर, ये तो मामला है, इंशाल्लाह ताला हम इस पर ओवरकम करेंगे कभी। महंगाई के हवाले से बात हो रही थी, इन्होंने महंगाई का अपने अंदाज से हल बताया है। आप इसे किस तरह देखती हैं? क्योंकि हम दूध के बारे में बात कर रहे थे, दूध शीरख्वार बच्चों की ग़िज़ा है। Exactly. आप कम अज़ कम जो बच्चों की जो खुराक है, इनकी जो अद्वियात हैं, और जो एक बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, इनके ऊपर कोई महंगाई का इतना ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए। मगर यही सारी चीज़ें हमें मुतासिर किए हुए हैं। आप कैसे देखती हैं, क्या कहती हैं? मैं समझती हूँ कि बेसिक चीज़ें जो हैं, जिसमें ये हमारी चंद चीज़ें हैं, आटा, दालें, जी, सब्ज़ी, दूध, और जो घी वगैरह, एक हाँ, जी जो गंदम। एक गरीब से गरीब तबका और मिडल तबका, हम सबको इन चीज़ों की अशद ज़रूरत है, क्योंकि ये बेसिक है ना। बाकी चीज़ें ठीक है, बाद में आती हैं। तो ये अगर बहुत, यानी कि अब हम सबको मालूम है इन सब की कीमत, तो ये और कम कर दी जाए। तो अभी तो प्राइसेस बढ़ रही हैं, कम क्या, अगर प्राइसेस जी। ना बढ़ती तब भी कुछ शायद रहम ही होता, मगर ये तो प्राइसेस और बढ़ रही हैं। जी, वो ये इन चीज़ों पे, ये बेसिक चीज़ों पे नहीं बढ़नी चाहिए। ये अगर कम हो जाएं, इसके अवज़ चलिए आप सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स सिगरेट्स महंगी वगैरह, करें, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो उन्हें लग्जरी जी। आइटम्स हैं, आप वो महंगी करें। वो कर सकते हैं, सही। बिल्कुल। और ठीक है, हमारे हार सिंगार और भी डेकोरेशन उनमें कर लें। मेकअप प्रोडक्ट्स मैं ज़ूम कर रही हूँ। तो चीज़ें काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। हो चुकी हैं, Product वाली हो गई, भी, already हो cosmetics, गई। हाँ, कॉस्मेटिक्स भी बढ़ी हैं, Cosmetics तो बहुत लेकिन ज़्यादा। चूंकि इम्पोर्ट वाली चीज़ों पे ड्यूटीज़ वगैरह ज़्यादा लग गई हैं, और इसी तरह जो दालें हैं ना, हमारे पास कुछ 3-4 दालें हमारी अपनी हैं, बाकी सारी इम्पोर्ट होती हैं। जी, ये मेकअप प्रोडक्ट्स पे तो बहुत पानी- जल्द मुझे लगता है मर्द हजरात एहतजाज करने वाले हैं।
کہ یار خدا کا واسطہ ہے یہ واپس سستی کریں, ہماری جیب سے بہت پیسے جا رہے ہیں. وہ بالکل آپ کہہ صحیح ہے. مسرت جی, آپ کیا کہیں گے اس مہنگائی کے حوالے سے, اس کو کرنے کا مطلب کیا ایسا فارمولہ ہے جو آپ سمجھتی ہیں جس پہ کام کرنا چاہیے گورنمنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہیم, اول تو یہ ہے دیکھیں جو بھی حکومت وقت ہو اس کا کام ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے, شکیل بھائی نے بالکل کہا کہ ہمارے ہاں بڑے اچھے اچھے لاز بن جاتے ہیں, اس پر گورنمنٹ کا کام ہے اس کو آرڈر جاری کرنا, اور جو ایک ادارہ ہے کوئی بھی ادارہ ہے تو وہ اپنے اس کو کنٹرول کرے, اس کو امپاور کرے. ٹھیک ہے, بٹ اس کے اوپر جو ہے نا سختی سے امپلیمنٹ کرے. یہ نہ ہو کہ آپ بالکل ہی چھوٹ دے دیں اس کو. جب آپ چھوٹ دیں گے, اور چھوٹ کب دیتے ہیں ہم, جب رشوت ہوگی. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ رشوت ختم کریں. اگر کوئی اس کا اس کردار کا مالک ہے شخص, یا اس میں اس کی گرفت ہے, یا پکڑا جاتا ہے, یا اس کو گرفتار کیا جاتا ہے, تو اس کو سسپینڈ نہ کریں, اس کو ڈسمس کر کے گھر بھیجیں تاکہ دوسرے لوگ سبق سیکھیں. اور اس طرح سے جو ہے نا گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ اپرچونیٹیز بھی بڑھیں, تاکہ جو ینگسٹر اچھے لوگ ہیں, اچھے جو پڑھ کر آنے والے ہیں, وہ اس کی جگہ لیں. ان میں جذبہ ہے کام کرنے کا. ایک چیز پلس یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے وہ خواب نہ دکھائے. مجھے لگ رہا ہے آپ وقفے کی جانب جانا چاہ رہے ہو, کیونکہ دیکھ رہے ہو جب ہوسٹ بے چین ہو جائے ہاں تو وہ سمجھے کہ وقفہ ہے. ایک وقفے سے واپس آ رہے ہیں ہم لوگ, اور اسی پہ بات کر رہے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. مسر صاحبہ, وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں, اور آپ بتا رہی تھیں کہ محکموں میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. رشوت کرپشن جب ختم ہوگی تو پھر جو ہے کچھ سوچا جا سکتا ہے کہ حالات بہتر ہوں اس حوالے سے. فہیم بھائی بالکل ایسا ہی ہے کہ جب رشوت معاشرے میں ختم ہوگی, اور رشوت جو ہے نا حکومت کا کام ہے بل پاس کرنا, امپلیمنٹ کروانا ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. اور ڈپارٹمنٹ جب تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروائے گا, اور سختی سے, کیونکہ ہماری قوم جو ہے نا ڈنڈے کی ہے, تو اس پہ سختی نہیں کی جائے گی تو ہمارے یہاں کچھ نہیں ہوگا. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جی پولیتھین بیگ والی بات, تو دیکھیں سندھ کے اندر, میں یہ نہیں کہتی کہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے تو میں اس کو آن کر رہی ہوں, کرنا بھی چاہیے آن, کہ اگر انہوں نے کپڑے کے تھیلے بنا کے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ لاکھوں کروڑوں دے دیے جائیں. ڈسٹریبیوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک ماڈل, آپ ایک رول ماڈل پلے کریں کہ جی ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں, اور اسی طرح سے ہر ایک شخص کو چاہیے وہ کرے. آپ نے کہا کہ جی ڈیفنس اور کلفٹن میں خود لوگ نہیں لینا چاہ رہے, یا شاپ کیپر چاہ رہے ہیں. جس ایریے میں رہتی ہوں, میں آپ کو, ہم 4 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پروگرام میں, میں چاروں سے کہتی ہوں وہاں وزٹ کریں کسی شاپ کیپر کے پاس. اگر کوئی آپ کو پلاسٹک کا بیگ مل جائے یا کسی گھر میں مل جائے, بلکہ میں اپنی والدہ کے گھر سے لے کے جاتی ہوں, اگر مجھے ڈسٹ بن کے لیے بھی یوز کرنا پڑتا ہے نا تو لے کے جاتی ہوں, کوشش کرتی ہوں اس پہ یوز کریں. نہیں ہے, جسٹ پیپر بیگ ہے شاپس پہ, اور اگر گھر سے کوئی ہیوی چیز لینی جانی ہے تو اپنا کوئی بیگ پرسنلی لے کے جائیں, ادروائز نہیں. وجہ کیا ہے, شاپ کیپرز پہ انہوں نے پہلے وارننگ دی ہے, اس کے بعد ان کے اوپر اچھے خاصے جرمانے دی. ٹھیک ہے, یہ اچھی چیز ہے. اب دیکھیں آتے ہیں مہنگائی کی جانب. دیکھیں مہنگائی اگر تو ہمارے پاس پیسے ہیں, ہم خریدنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, تو جتنی مرضی مہنگی روٹی 100 روپے کی ہو جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کی کمائی جو ہے اس حساب سے زیادہ ہے تو مطلب لوگوں کی تنخواہ اتنی کم ہے, 17,500 روپیہ اوسط تنخواہ ایک جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہے, اور اس حساب سے آپ ایک پر ڈے ایک دن کا جو معاوضہ بنتا ہے آپ کا, اب وہ دیکھیں, اخراجات دیکھیں, مہینے کے بعد والے اخراجات بلز کی شکل میں دیکھیں, تو کیسے ایک عام آدمی گزارا کرے؟ دیکھیں فہیم بھائی, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی جو ابھی گورنمنٹ آئی ہے, جیسے 1 سال سے زیادہ, مطلب 13 مہینے ہونے والے, 13 مہینے سے آئی ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اویئرنیس, دیکھیں میں پھر پوائنٹ آؤٹ گورنمنٹ کو ہی کروں گی نا, اس لیے کہ میں بینگ ایک پولیٹیکل ورکر اگر کی حیثیت سے ہو یا ایک عوام کی حیثیت سے اگر میں کہوں, تو انہوں نے کہا کہ ہم اویئرنیس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اویئرنیس
या ज़ुबान भुट्टो साहब ने दी थी। अगर इन्होंने कहा कि हम अवेयरनेस दे रहे हैं जी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जी इन्होंने अवेयरनेस दी, लेकिन ये लॉलीपॉप दिया, झूठे वादे किए कि जी हम इसको महंगाई को ख़त्म करेंगे। पेट्रोल को 45 रुपए ले आए क्या? ठीक है, क्या गैस कम कर दी? देखिए महंगाई शुरू होती है आपके फ्यूल से, कि वो आपने ख़त्म कर दी। आपने 50 लाख घर कहे थे, गरीबों के लिए कहे थे, अमीरों के लिए नहीं कहे थे। तो गरीबों के लिए इस वक्त तक साल ख़त्म हो गया तो 50 लाख में से 10 लाख तो बन जाने चाहिए थे। 10 लाख नहीं तो 5 लाख तो बन जाने चाहिए थे। 1 करोड़ नौकरियां, बजाय नौकरियां देने के आपने उस पर बैन लगा दिया। तो मुझे ये बताएं कि जब ये चीज़ें होंगी तो महंगाई तो देखिए, महंगाई गरीबों के लिए तो गरीब बंदों की तो आपने कमर तोड़ दी। खुद हमारे वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं। फिर वक्फा। जी हाँ, वक्फा। जी, हमें वो ताज़ा तरीन खबरों से भी आगाह करना है दोस्तों को। और बेरोज़गारी के हवाले से मैं एक बादशाह की वो पढ़ रहा था, उनके जो उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए, तो उस पर उन्होंने कहा कि हम अपने महल और किले बनाए हैं, जो इसका मकसद सिर्फ ये था कि हम लोगों को रोज़गार मुहैया कर सकें और उनकी मजदूरी करें, उनको काम शाम आता रहे। तो इस तरह के भी बड़े नरम दिल बादशाह गुजरे हैं, आज भी इस तरह के हमें देखने को मिल जाते हैं। 50 लाख घर बन जाते तो रोजगार तो बन जाते। एक वक्फे के बाद वापस आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होता है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी के हवाले से। मेहमानों में मेरे साथ मौजूद हैं मुसरत नियाज़ी साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं शमा हमीद साहिबा और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शकील बेग साहब। शकील बेग साहब, वक्फे से पहले बात हो रही थी महंगाई के हवाले से, बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, जिसके बारे में यकीनन काम की बड़ी अशद ज़रूरत है और हुकूमत को तरजीही बुनियादों पे फ़िक्रमंद होने की भी ज़रूरत है कि किसी तरह महंगाई के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ, और जब लोगों के पास कुछ आमदन ही नहीं होगी तो वो जितनी मर्ज़ी चीज़ें सस्ती हो जाएं वो उनके लिए महंगी ही होंगी। ये तो जब आपके पास पैसे ही नहीं हैं, आप अपना अखराजात मतलब पूरे ही नहीं कर पा रहे हैं, ज़रूरियात जो है वो पूरी ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो महंगाई तो उसके लिए और ज़्यादा बढ़ गई ना। तो आप बताइए कि बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए क्या क्या इक़दाम किए गए हैं इस वक्त, और जो 1 करोड़ नौकरियां गवर्नमेंट ने वादा किया था ज़रा उस हवाले से बताइए। और आपके पास वैसे ख़ुद ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं कि किस तरह जो है ये बेरोज़गारी वाला जो मसला है इस पर काबू पाया जा सकता है? सबसे पहले फ़हीम साहब, इकबाल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि हम मसले तो बताते हैं, मसले का हल नहीं बताते। तो आपका क्वेश्चन बेसिकली हल की तरफ है और ये बड़ा पॉजिटिव क्वेश्चन है। देखिए, हल के लिए ये होना चाहिए कि जैसे अब आजकल आपने एक एम लिया कि जनाब आपने टैक्स लेना है लोगों से और इसको रेवेन्यू को जनरेट करना है, तो आप उस पर कामयाब हो गए। मैं इस टाइम फेडरल गवर्नमेंट की इस बात का बता रहा हूँ कि आपने काफ़ी लोगों को टैक्स पेयर बना दिया और टैक्स में रिटर्नें भी लोगों ने जमा करा दी और आ भी गए। एक इसी तरह अगर गवर्नमेंट इस तरफ थोड़ा सा सीरियस ले, क्योंकि देखिए बहुत सारे महाज होते हैं, गवर्नमेंट को जो चला रही होती है उसके लिए एक दरवाज़ा नहीं होता, उसको बहुत सारे दरवाजे खोलने पड़ते हैं। तो एक टास्क फोर्स इस तरह की बनाई जाए कि जो बेरोज़गारी को देखे। इसमें वो जो प्राइवेट तौर पर लोग जॉब दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो ब्रांड्स के तौर पर काम कर रहे हैं और लोगों को जॉब दे रहे हैं और जॉब दे भी रहे हैं, और इसके अलावा वो कोशिश करते हैं कि वो अगर इस तरह के इदारों को गवर्नमेंट अपने उसमें ले ले अम्ब्रेला में, तो एक अच्छा सिस्टम बन सकता है। लोगों को बहुत सारी कंपनियों में, बहुत सारे इदारों में अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं। अब आ जाती है गवर्नमेंट जॉब की, तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमें ये उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए कि सरकारी नौकरी करें। मैं तो पहले तो खुद इस चीज़ का कायल हूँ, क्योंकि रीज़न ये है कि सरकारी नौकरी करने के बाद आप देखें जैसे पेंशन नहीं मिल रही। भाई देखें ना आप सरकार के पहले ही जितने हालात ख़राब हुए हैं, पैसा नहीं है उनके पास, तो गवर्नमेंट जॉब पे ना जाएं, जॉब पे जाएं, जॉब करें। जॉब का मतलब नौकरी करें।
अब वो भी तो है ना, एक आदमी जो बेचारा 15,000 रुपये, 16,000 रुपये, 20,000 रुपये कमा रहा है और वो भी अपना घर चला रहा होगा। अगर इसी तरह आप, अगर मैं थोड़ा सा मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ आ जाऊं, मल्टीनेशनल क्या, हम लोकल भी अच्छे अच्छे कंपनी ऐसी हैं कि जो 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं। जी हाँ, और वो इतने माशाल्लाह मैं समझता हूँ ब्रिलियंट बच्चे होते हैं कि जो फौरन इधर वो MBA करके नहीं हटते और उनको जॉब दे दी जाती है। इसका मतलब है कि आपको स्किल्स की ज़रूरत है, और स्किल्स की ज़रूरत के लिए आपको, मेरी नज़र में आपको इस तरफ काम करना चाहिए कि टेक्निकल सपोर्ट लेनी चाहिए ऐसे लोगों से। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, कराची यूनिवर्सिटी से जिन बच्चों ने इस दफ़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा, वो पूरा का पूरा बैच आपकी सिंध फूड अथॉरिटी ने उठा लिया, कोई बच्चा नहीं छोड़ा उन्होंने वहां से, एडहॉक बेसिस पे उनको जॉब भी दे दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जॉब्स मिल सकती हैं, उसमें हमें एबिलिटीज अपने अंदर लानी है। और अगर आम आदमी है जिसने कम तालीम है, मैट्रिक तालीम है या मिडिल है, तो उसको चाहिए टेक्निकल कुछ कोर्स करे ताकि, और गवर्नमेंट ने नेफ्टेक है, फेडरल गवर्नमेंट का अदारा, उन्होंने बाकायदा कोर्स दे दिए हैं कि जनाब ये कोर्स करें और ये जॉब्स भी हैं। अच्छा, उन अदारों को पाबंद भी कर दिया कि आप इनको जॉब्स के लिए गवर्नमेंट से भी रब्ता करें, चाहे छोटे लेवल पे जॉब्स होती हैं या दूसरे लेवल पे जॉब तो आज भी मिल रही हैं। मकसद है कि वो होता है कि वो किस तरीके से मिलती हैं आप और मैं, हम सब जानते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम क्यों ये सोचें या ये क्यों अज्यूम करके बैठ जाएं कि नहीं गवर्नमेंट जॉब ही होनी चाहिए। हाँ, एक वो तो ये हम अपने अंदर से थोड़ा सा एक माइंडसेट है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो हमें काम नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा एक मतलब ऐसा पॉइंट है, गलत है वैसे। ये हमारी तो हम भूखे मर रहे हैं, अगर हम से गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे तो हम भूखे तो नहीं मर रहे ना। हाँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल है अक्सरियत उनकी है जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं। मसला ये है कि ये जहन से हमें निकालना चाहिए अपने, और हमें जॉब का मतलब नौकरी अच्छी मिल जाए जिसके बाद हम अपना घर बार अच्छा चला सकें। तो मेरे ख्याल है कि ये इस तरफ हम थोड़ा सा अपना जहन लेके जाएं और मैं कहता हूँ स्किल्स की तरफ तवज्जो दें। ठीक है, जितने भी सरकारी महकमे हैं उसमें चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ताकि बिल्कुल होना चाहिए, जो रिजल्ट्स हैं, जो प्रोडक्टिविटी है उसको बेहतर बना सके। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ हैं, हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, फहीम साहब, मुनीम बंगश बात कर रहा हूँ हंगू से। वालेकुम अस्सलाम मुनीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल सर, खैरियत है। मैं बहुत शॉर्टली बात करना चाहूँगा। जितनी तफसीलन बात हो चुकी है, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने काफ़ी तफसील से रोशनी डाली। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यूज़ कैफे की जो मौज़ूआत हैं प्रोग्राम की, वो सारे बहुत इंफॉर्मेटिव हैं। बुनियादी चीज़ ये है कि मैं मसाइल की तरफ नहीं जाना चाहता, उस पर तफसीली बात हो चुकी है। उसके हल की तरफ जाने की बात करूँगा कि एक बुनियादी चीज ये है फहीम साहब कि अगर आप देखें कि मसला ऐसा कोई है नहीं जिसका कोई हल ना हो, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, एक प्लानिंग की जरूरत है। मेरी नाकिस राय ये है कि देखें, हमारे यहाँ बदकिस्मत ये है कि गुड गवर्नेंस की कमी है, और जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है, अगर महंगाई है, बेरोजगारी है, सोशल इश्यूज हैं, उस इन सारों पे काबू पाने के लिए अगर कोई लाहे अमल नहीं बनता है, और जहाँ पे लाहे अमल बनता है तो जमहूरी निज़ाम है, वो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट में अवामी मफादात में एक साल के दौरान आप देखें कि कितनी कानूनसाजी हुई, कितने बिल पेश हुए। मेरे ख्याल में ज़्यादातर वहाँ पे सियासी तनकीद और गाली गलौच और लड़ाई झगड़े होते रहे हैं। तो इन चीज़ से मसले हल नहीं होंगे। अगर महंगाई की बात की जाए तो देखें, महंगाई अगर बढ़ रही है तो इसका इशारा है कि आपकी मईशत जो है वो डिस्टर्ब है, आपके इदारे जो हैं वो डिस्टर्ब हैं। तो मेरी गुजारिश है जो साहिब इख्तियार हैं कि पार्लियामेंट को अवामी मफाद का इदारा बनाएं और जो इदारे हैं उनको मुस्तहकम करें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुनीम साहब। बहुत अच्छी बात। शमा साहिबा, मैं आपकी राय शामिल करना चाहता हूँ। आप किस तरह से देखती हैं कि मुल्क में नई नौकरियाँ किस तरह पैदा की जा सकती हैं? क्योंकि नौकरियों का ना होना स्टूडेंट्स के लिए एक डिमोटिवेशन भी है। वो एक पाकिस्तान में मास्टर्स तक की डिग्री हासिल करते हैं और उसके बाद जब वो फील्ड में जाते हैं तो उनके पास जॉब नहीं होती है। और जो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो ये कहते हैं कि हमें अगर एक MBA बच्चा चाहिए तो जो MBA के स्टूडेंट्स MBA के इम्तिहान पास करके आ रहे हैं उनके अंदर वो सलाहियतें नहीं है कि हम उन्हें फ़ौरन किसी को भी एक को सिलेक्ट कर सकें। तो आप ज़रा इस पूरे सिस्टम को कैसे देखते हैं? ये फैक्ट है कि जॉब्स ज़रा कम हैं और जॉब बल्कि जॉबलेस ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, हमारे लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है। बिल्कुल। तो उसके लिए हमें चाहिए कि कुछ अदारे या कुछ इस तरह से काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए?
यही कि हमें खुद मेहनत करनी चाहिए। नौकरी नहीं की तो मेहनत करे, फर्ज पोटता रहे कार सही। आप सर साहिबा, आप किस तरह देखती हैं इस सारे मामला को? किस तरह नौकरियां बढ़ाई जाए, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे दी जा सकती हैं? देखिए फ़हीम भाई, मेन चीज़ तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर्स में दुनिया के किसी हिस्से में भी हो, सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलती। ये बिल्कुल ठीक है कि सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स, अब हम यहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं, तो हम चारों में से किसके पास गवर्नमेंट जॉब है? नहीं है। अपनी एबिलिटी मुझे आप पे शक है वैसे। नहीं, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है और मुझे शुरू से गवर्नमेंट जॉब का कोई शौक नहीं था। अच्छा। तो मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट जॉब ही क्यों, प्राइवेट सेक्टर्स में भी आप जा सकते हैं, बल्कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे आप खुद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकालें, आप लोगों को दें। यानी काम को छोटा ना समझे। बिल्कुल। देखिए कोई भी काम, आप एक चाय का खोखा बना लें, खुद तो अपना देखें। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि एक अनपढ़ बंदा होता है ना, जो हम बड़े शौक से जाते हैं, जी पठान चाय बना रहा है, फलां कर रहा है, वो अपने लिए तो अपने ख़ानदान को तो पाल रहा है, उसके साथ 2-3 और लोगों के भी जॉब्स को साथ में इंक्लूड करके वो जॉब दे रहा है, क्रिएट कर रहा है। जॉब्स क्रिएट करें, गवर्नमेंट का काम तो है उसमें। तो देखिए मैं बार बार कहूँगी तो फिर शकील भाई कहेंगे कि पीपल्स पार्टी की बदबू आ रही है या वो आ रही है। तो मकसद ये है कि उसने तो नहीं की ना। देखिए वो तो 1 करोड़ जॉब्स नहीं दी, बल्कि जॉब्स छीन ली, लोगों को बेरोज़गार कर दिया। ये देखिए मल्टीपल कंपनीज़ हैं, वो भी दे रही हैं, जो आम छोटी छोटी इलाकाई कंपनीज़ हैं या कोई भी इदारा है उनका, चाहे वो स्कूलिंग को देख लें, चाहे फैक्ट्रीज को देख लें। नुकसान मतलब सारे लोग परेशान हैं। नुकसान क्यों हो रहा है कि मैशत हमारे मुल्क की तबाह हो रही है। और खान साहब खुद ही कहा करते थे कि जब करप्शन होगी तो इसका मतलब है अवाम तो सही सिमत में जा रही है, लेकिन वज़ीर आज़म चोर है। तो चोरों को बकौल खान साहब के, तो आपके बकौल आपने चोरों को बंद कर दिया, तो जो फरिश्ता सिर्फ इंसान था वो मुल्क को कहाँ लेके जा रहा है? मतलब बेरोज़गारी बढ़ी। देखें कहते हैं महंगाई हमेशा होती है, महंगाई थी पहले थी, आई थिंक सो कि अगर मैं गलत ना हूँ तो 8 पॉइंट समथिंग थी। 1 साल के अंदर आपने 10.8 पे ले गए, तो फिर कौन चोर हुआ? फिर उसका हम किसको कहें चोर? हम नहीं कह रहे, हमें कोई किसी की नीयत पे शक नहीं है। देखें एक शहरी होने के नाते खुदा न खास्ता मुझे अगर प्राइम मिनिस्टर है मेरे मुल्क का, मुझे उनकी नीयत पे शक नहीं है, लेकिन क्या है कि वो टॉप मोस्ट शख्स है, उनके हाथ में डोरे हैं, मैं समझती हूँ वो सिलेक्टेड है, तो शायद उनकी डोरें पतंग की तरह कहीं और से हिलती हैं। जब आप पतंग को है तो पतंग खुद नहीं जाती है, खुद नहीं फिजा में जाती है, उसकी डोरें हम हिला रहे होते, फिर इनकी डोरें कोई और हिला रहा है, तो उन्हें अवाम की फिक्र नहीं है। अवाम की फिक्र करें, खुदारा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अवाम की फिक्र जब करेंगी नहीं तो अवाम इन्हें वोट ना देकर उनसे इंतकाम जरूर है। ठीक है, हम जरा सूबाई सतह पे अवाम की किस हद तक फिक्र की जा रही है उस बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। छोटा सा वक्फा ले रहे हैं हम लोग, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े में, हूँ फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी के हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरह इन मसाइल पे काबू पाया जा सकता है और क्या पाकिस्तानी अवाम इन मसाइल से पाक कभी ज़िंदगी गुजार सकेंगे यहाँ पे। तो इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मौजूद है मुसरत नियाज़ी साहिबा, हमारे साथ हैं शमा हमीद साहिबा और शकील बेग साहब। शकील बेग साहब, आप वैसे क्योंकि आपका ज़्यादा इंट्रैक्शन जो है वो फील्ड में रहता है, ये बढ़ती हुई जो प्राइसेस हैं उनको काबू करने के हवाले से आप जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स के हमरा और मीडिया के साथ जो है ना आप जाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि जब फील्ड में आप देखते हैं तो कारोबार करना कितना आसान है एक नए आदमी के लिए? अगर रोज़गार नहीं है तो उसको फ़ौरन आमदन का ज़रिया किसी कारोबार के ज़रिए भी हो सकता है, कोई छोटा कारोबार, आप वो कितना आसान है इस वक्त या कितना मुश्किल है, उसके लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं इस हवाले से कुछ पूछना चाहता हूँ। फ़हीम साहब, बेसिकली कारोबार करना इतना आसान नहीं है। अच्छा। लेकिन छोटा कारोबार आप कर सकते हैं। देखिए, आप अगर छोटे इलाकों में चले जाएं, बल्कि बड़े इलाकों में भी चले जाएं, लोग छोटे छोटे स्टॉल लगा के खड़े हैं। अभी रिसेंटली बल्कि चूँकि एक ट्रस्ट के साथ मैं एज ए ट्रस्टी भी हूँ,
तो आगोस्टस तो हमने बाकायदा एक को पूरा वो फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बनाने का पूरा सेटअप लगा के दिया है और बड़ी कच्ची आबादी में लगा के दिया है, तकरीबन को 50,000 रुपीज़ का उस पर ख़र्च आया था। तो अभी हमने उसका जब पता किया कि भाई क्या पोजीशन है उसकी, तो वो कह रहा है कि मैं डेली के तकरीबन को 300 रुपये 350 रुपये बचा लेता हूँ। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जबकि वो माजूर है वो शख्स, ठीक है, उसका माजूर है, तो वो उसकी एक हेल्प की गई। तो उससे हमें ये आइडिया हुआ कि अगर कोई इस तरह छोटा छोटा काम करने की तरफ सोचे तो उसको एक अच्छा रिस्पांस मार्केट में मिलता है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ चाहे आप गरीब हो जाएं, कुछ भी कर लें, आपने बच्चे को तालीम दिलवानी है, ठीक है। दूसरा हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ क्या रह जाता है, खाना पीने का काम रह जाता है। तो खाने पीने की ये हालात है कि आपके पास पैसे हो ना हो, जैसे मेकअप के लिए आपने कहा ना कि बड़ा महंगा हो गया, तो इस तरह खाने कितने ही महंगे हो जाए, हमने वहाँ जाना होता है, हमने खाने खाने होते हैं, और हम हर उस अच्छी जगह पे जाने की कोशिश करते हैं जहाँ हमें पता चल जाए कि अच्छा खाना मिलता है। तो इस तरफ अगर कुछ छोटे छोटे काम किए जाएं तो ये एक सेक्टर खुला हुआ है। यहाँ मैं एक छोटा सा एक आपके इसके अंदर एक करूँगा। हम पिछले 1 साल से महंगाई के ऊपर चीज़ों को देखते रहे, तो एक चीज़ हमारी नज़र से गुजरी कि हम घरों में पेंट करते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, तो ये बिजनेस इस वक्त सबसे ज़्यादा चल रहा है। पोर्शंस बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, तो इसमें रंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे हैरानगी हुई जब हमें 1-2 कंप्लेंट्स आई, तो उसके बाद जब हमने इसको ऑब्जर्व किया कि जनाबे वाला रंग के डब्बों में टोकन डाले जाते हैं, और वो टोकन डाल के उस रंग की कीमत जो है वो मुझसे ली जाती है। यानी कि टोकन डला कंपनी की मफाद में, या उस जो रंग करने वाला उसके मफाद में, या ठेकेदार के मफाद में, लेकिन वो पैसे चले गए में। तो महंगाई का एक सेक्टर वो भी खुला हुआ है जिसको अमूमन हम लोग कोई ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते। जहाँ लोग खाने पीने के लिए परेशान है वहाँ उसके लिए भी, क्योंकि वो पैसा भी एक आदमी, एक इंसान जो घर बना रहा होता है, वो पता नहीं किस तरह बेचारा जमा पूंजी करके वो घर बनाता है। और अगर वो इस तरह नाम नहाद किस्म के टोकन डाल दिए जाए, और वो टोकन भी सुने 400 रुपए से 1600 रुपए तक का टोकन होता है। आप अंदाजा करें कि 10 किसी ने बाल्टियां खरीदी तो 16,000 रुपए उस पेंटर को चले जाएंगे या उस ठेकेदार को चले जाएंगे। बिल्कुल सही। तो सर ये भी एक, मैं समझता हूँ, क्राइम है। इस क्राइम को भी मार्केट में रुकना चाहिए, क्योंकि इससे वो बेचारा जो काम करवा रहा है उसका तो नुकसान हो जाता है ना पैसे। बिल्कुल सही। हम ज़राअत के हवाले से भी बात करना चाहेंगे। मुसर साहब आपकी तरफ आऊँगा मैं कि ये ज़राअत के शोबे में कितनी बेहतरी हुई है और किस तरह हम इस पर बेहतरी कर सकते हैं। सिंध में अच्छी खासी लैंड है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ से पैदावार ली जा सकती है, और हुकूमत की जानिब से क्या सहूलियत है, इस हवाले से बात करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, ज़रा जल्दी से इन्हें शामिल करेंगे, और फिर शमा साहिबा की राय भी हमें शामिल करनी है इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं रावलपिंडी से शेख आबिद बात कर रहा हूँ। शेख आबिद साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? ये कह रहा हूँ कि जो मतलब महंगाई जो बढ़ी है ना, महंगाई अवाम ने खुद महंगाई की हुई है। कैसे? और इसलिए जिन्होंने मतलब देखो, जिन्होंने 2 जोड़े लेने उन्होंने कपड़े को 3 जोड़े ले लिए, जिन्होंने 2 लेने उन्होंने 4 ले लिए। ठीक है, सही है, ठीक है। अपनी जरूरत से ज्यादा खरीदारी करके जो मतलब इंसान है, इंसान तो खुद महंगाई में, छोटे गोश्त वाले के पास जाओ तो उधर ही रश पड़ी है। ठीक है, ठीक है। आप टीवी का वॉल्यूम कम करें ना, ताकि बात हो जाए हमारी। इंशाल्लाह सही में मालूम चलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शेख आबिद साहब। शमा जी, इन्हें लगता है कि हम लोग अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा जो है ना ख़रीदारी करते हैं, जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। जी बिल्कुल ऐसा है कुछ? बिल्कुल। अगर हम 2 की जगह 1 कर लें तब भी फ़र्क पड़ेगा। सही। अच्छा, आपका ताल्लुक जो है वो आर्ट के शोबे से है, मुसव्वरी से और इस तरह के काम। जी जी। तो आप, एक आर्टिस्ट तो बड़ा हसास होता है। एग्जैक्टली। तो उसको तो मतलब किसी की तकलीफ जो है वो भी महसूस हो रही होती है, वो चीज़ों को और जाविये से देखता है। जी बिल्कुल। तो आप जब ये सारी गुर्बत और बेरोज़गारी और लोगों के परेशानी वगैरह जब आप देखती हैं, तो उसका क्या रिएक्शन होता है? उसको अपने आर्ट के ज़रिए निकालती हैं, या लोगों की हेल्प करना चाहती हैं, कुछ गाइड करना चाहती हैं? आपके अपने क्या तासुरात होते हैं उस हवाले से? जी, मेरा दिल चाहता है, वैसे मैं बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखती हूँ, ठीक है, इन लोगों के लिए। और बस ये दिल चाहता है कि कुछ प्लेटफॉर्म मज़ीद ज़्यादा हों
हमारे यहाँ आर्ट के लिए, ताकि एक एग्जीबिशन को ही देख लीजिए कि एक आर्टिस्ट बहुत पूरा साल लग जाता है, वेट पे होता है कि मुझे एग्जीबिशन करनी है, लेकिन ये है कि वो नहीं कर पाता। सही। क्योंकि उसकी बारी जब आएगी तभी वो करेगा। हाँ। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि एक आर्ट काउंसिल है जहाँ पे हम कर सकते हैं, तो इसी तरह के मज़ीद Platforms और मिलने चाहिए। अच्छा, ये आर्ट के शोबे में जी जी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो काम करने की ज़्यादा हुई हैं या कम हुई हैं? नौजवानों के लिए पहले से ज़्यादा मौक़े हैं या कम हैं? देखिए, आर्टिस्ट जो हैं हमारे यहाँ बहुत, आर्टिस्ट हमारे यहाँ बहुत हैं, ठीक है, और उन काम भी उनका इस तरह का है जो कि काबिल तारीफ़ है। अच्छा, काम भी अच्छा है। काम भी अच्छा है, लेकिन ये है कि फिर वही बात आ गई कि एग्जीबिशन के लिए इधर उधर घूमते फिरते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अच्छा। तो मज़ीद और प्लेटफॉर्म होने चाहिए। ठीक है, इसे कोई सरकारी सरपरस्ती होनी चाहिए, कुछ उससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? जी बिल्कुल, होना चाहिए। सही। अच्छा मुसरत साहिबा, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क, और ज़राअत के हवाले से क्या क्या कोशिशें की गई हैं और हम ज़राअत के शोबे में किस तरह जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, क्या आप इस हवाले से कोई आइडिया रखती हैं? बिल्कुल जी, हमारे पाकिस्तान का क्योंकि एक ज़रई मुल्क है और ज़रई यूनिवर्सिटीज़ हैं मौजूद, ठीक है, उसमें जितने भी नई जनरेशन है उसमें बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर के हवाले से सीख रही हो, और सीखने के बाद अगर इस तरह के स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो जो ज़मीन हमारी बंजर पड़ी हुई है उन यंगस्टर के हवाले कर दी जाए, या जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनके हवाले कर दी जाए कि उससे आबाद करें, तो जितना भी उससे ज़र मुबादला कमाया जा सके, तो बेशक गवर्नमेंट एक परसेंटेज रख ले कि जिसको दी जा रही है कि इतनी परसेंटेज आपकी है और इतनी परसेंटेज गवर्नमेंट की होगी। तो मैं समझती हूँ कि उस पर वो जो फार्मर होगा उस पर वो मेहनत भी करेगा, और मेहनत करने ही की वजह से उसमें रेवेन्यू जनरेट होगा, प्लस आबाद भी होगी। वो बंजर पड़ी हुई ज़मीन जो है, क्योंकि उसमें अगर फ़र्ज़ करें ट्यूबवेल लगा रहे हैं या कारेज़ लगा रहे हैं, तो उसके जो उसकी नमकियात हैं, जो उसके पर क्या कहते हैं उसको, सेमोथोर, वो है, उससे वो भी कम होगी। ठीक है, सेमोथोर भी कम होगी, तो उससे ज़रई ज़मीन को और कल्टीवेटेड किया जा सकता है, उसको बेहतर अंदाज में रन किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन ख़वातीन को ज़मीनें अलाट की जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, तो उन्होंने क्या है कि उसके ऊपर मेहनत की। ज़ाहिर बात है खातून तो मेहनत नहीं कर रही होगी, यकीनन उसकी पूरी फैमिली कर रही होगी। उसको अगर फैमिली ने की है तो ना सिर्फ वो अपनी फैमिली को पाल रही है, बल्कि उससे उसका घर चल रहा है, उससे उसकी जमा पूंजी चल रही है, जिससे वो कुछ और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने बच्चों को बेहतर तालीम दिलवा सकते हैं जिसका वो तसव्वुर नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, मैं समझती हूँ मुल्क के किसी भी हिस्से में हो सकती है। बिल्कुल, ख़वातीन जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, क्योंकि मुझे एक साहब ने उस दिन बताया कि उनकी वालिदा के पास सिर्फ 2 बकरियां थी जी। उन्होंने उन बकरियों से हम बच्चों को पढ़ा, मतलब इतनी उन्होंने इनकम जनरेट की, आमदन, और वो उन्होंने सारा एक कारोबार की तरह ले। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। यकीन करें इन दिनों में शकील भाई बड़े गौरतलब बात है, बारिश वारिश हो रही थी, जब कुर्बानी हुई तो गाय तो चले हम अपने फॉर्म से ले आए, ठीक है, हमें नीड थी बकरों की। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलें, बारिश है और अब गाड़ी निकालना ये इशू है, और मंडी में उस तरफ जाना मुश्किल नहीं है। तो कहने लगे कि मैं ना अपने फ्रेंड को कॉल करता हूँ, बड़ा शर्मिंदा होता है कि जी मैं इतना नामी ग्रामी बंदा हूँ और मेरी माँ को देखें। अब तक ना वो यकीन करें शकील भाई, अभी भी 2-3 दुम्बे, 2-3 बकरियाँ या बकरे रख लेती है। और अब बुज़ुर्ग इतनी होगी, कुछ नहीं तो एक आध लोग रखे हुए होते हैं, उसने जो घर की मासी वगैरह काम कर रही है, तो उसको देखना है। तो मैंने कहा उनको फ़ोन करेंगे, बड़ी बुरी सी बात है, वो माइंड ना कर जाए। कॉल की तो उन्होंने कहा बेटे बिल्कुल आ जाओ आप। हम दोनों मियाँ बीवी गए, जब गए तो यकीन करें कि
आपकी सोच है। जब हम लेकर आए उनसे 2 बकरे लेके जब घर आए तो ड्राइवर पूछने लगा कि बीबी साहिबा कितने में लिए? मुझे तो एक आदत ही नहीं है। मैंने कहा जी 260,000 में ली। मैडम अब इतना झूठ ना बोले। मेरे मुंह पे वो कहने लगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कि ये एक 20 के एक 35 की जोड़ी है तो कैसे दे दी? तो मैंने आंटी को फ़ोन किया। मैंने कहा आंटी आपने इतने सस्ते क्यों दी? उसने कहा बेटे मैंने तो अपनी उस रिवायत को कायम रखा है कि मैं गरीब थी, मैं बेवा थी, मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से, मैं नौकरी नहीं कर सकती थी, घर से बाहर जाना मेरा इशू था, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती थी। मैंने इस तरह की बकरियां प्लस जो है ना ये मुर्गियां वगैरह लेके और इसी शहर में पाली और मैंने उससे अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। पेपर बैग्स बना बना के लई के साथ औरत देखिए, औरत जो है ना शकील भाई सॉरी, औरत के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में ये नहीं कि मर्दों की दुनिया और यहाँ स्टेज पे भी 2 बड़े डाढ़े किस्म के मर्द बैठे, मैंने कुछ कह सकती। ऐसा ना कहे। तो वो जो है ना देखिए मर्द की निस्बत औरत के अंदर करप्शन नहीं और मेहनत ज्यादा है, दुगनी मेहनत करना कुछ सलाहियत है। कुछ एक दो ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने एक दो को आप निकाल लेगा, देखिए एक दो को निकाल ले तो खराब किया है, देखिए एक दो को अगर आप निकाल भी लेते हैं, 1-2 खवातीन अगर बुरी हैं तो इसका मतलब है 99% तो अच्छी है ना। यहाँ पे जो है ना 99% मर्द अगर करप्शन में होते हैं तो फिर 1% अच्छे ना कहना। मेरा ख्याल है कि शो बंद करने का वक्त हो गया। मैं बता रहा हूँ मैं तो वैसे वक्फा आया है। मैं वक्फा नहीं मुझ पे वैसे वक्फा आया। नहीं मैं यहाँ पर ये बात करूंगा, मैं बिल्कुल इनकी बात से एग्री करता हूँ क्योंकि औरत ही इसे माशरा है और खवातीन, इसमें कोई शक नहीं है कि वो, मैं खुद अपनी वालदा अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और तो मुझे याद है कि हमारे घर में मुर्गियाँ भी रखी जाती थी, बकरियाँ भी रखी जाती थी। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम पता नहीं क्यों इस ट्रैक से हट गए। देखें नेचर से दूर होना भी नुकसानदेह है। छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे, हमारे घर में सब्जियां लगी हुई थी एक साइड पे, हालांकि घर कोई इतना बड़ा नहीं था लेकिन उसके बावजूद एक साइड पे सब्जियां लगी। हरी मिर्च घर से आती थी, टमाटर घर से आता था, इसके अलावा बेल लगी होती थी सर, बेल लगी होती थी चीजों की, तुरई पता नहीं क्या कुछ। तो ये सारी चीजें अब पता है कि अब औरतें कहती घुटने खत्म हो गए। घुटने तो खत्म होंगे ना जब मासियां काम करेंगी। तो आपने जो काम खवातीन को करना चाहिए, हमारे घर की खवातीन को, वो नहीं हो रहा। दूसरी मैं कहता हूं कि आज मुसरत नियाज़ी साहब ने बहुत अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा आगे खत्म करूंगा कि बिल्कुल हमें घरों में कुछ जगह बनाकर बकरियां मुर्गियां पालनी चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट अच्छा है, इससे बेरोजगारी भी खत्म होगी और उसको सेकंड किया है इन्होंने। बिल्कुल ठीक है जी, अगर वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं तो फिर अच्छा काम नहीं है इनका। चलो वो इनका मसला है, लेकिन मैं समझता हूं अच्छा स्टेटमेंट है जिसको सब एग्री करेंगे, मैं भी करूंगा और मैडम भी। थैंक यू सो मच, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। एक अच्छी गपशप रही और कोई भी काम छोटा नहीं होता है। हमें जो भी काम करना है उसे ऑनेस्टी के साथ और दिल लगा के और ईमानदारी के साथ अगर काम किया जाए तो वो काम बहुत बड़ा हो जाता है। और वाकई जब ईमानदारी के साथ काम किया जाए और अपना 100% उसमें दिया जाए तो अल्लाह ताला भी उसमें बरकत डालते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि इससे बहुत सारे मामलात हल किए जा सकते हैं। बाकी हुकूमत से एक हमारी दरख्वास्त और अपील है कि इन सारी चीज़ों को, इन मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जाए। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।